आप सभी किसान हैं, फतेहपुर से आए हैं और बोर्ड पे मैंने 2 शब्द लिखे हैं। एक लिखा है कृषि और एक लिखा है खेती। इन दोनों का संबंध आपसे है। बट अभी वर्तमान स्थिति में जो परिस्थितियां चल रही हैं खेती में, किसान इन 2 शब्दों से भटक करके एक शब्द पे आकर के संकुचित हो गया है। किसान अब खेती करता है, बट खेती हमेशा से कृषि रही है। मतलब क्या है? कृषि हमारी एक संस्कृति हुआ करती थी। आज से 50-60 साल पहले खेती, जो हम अभी खेती कहते हैं शब्द, वो पहले कृषि हुआ करता था। खेती अभी हम अकेले शब्द प्रयोग करते हैं, ये होता था खेती बाड़ी। यानी कृषि हमारी एक संस्कृति थी, जीवन जीने का तरीका था, जीवन शैली थी हमारी। हमारा जीवन पूरा कृषि के इर्द गिर्द ही घूमा करता था। हम किसान थे, किसान के साथ साथ हमारे पास जानवर भी हुआ करते थे। हम खेती और बाड़ी भी किया करते थे। खेती हमारी इस प्रकार से होती थी, भावपूर्ण खेती। कृषि कह रहे हैं ना, कृषि एक संस्कृति है, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली। कि एक किसान उठता था और अपने खेत चला जाता था। उस घर की महिलाएं भोजन बना करके उसको देती थी। खेत के वो पूरे कार्यक्रम, खेत का पूरी क्रिया वो करता था। मतलब खेत को वो एक सजीव रूप देता था, मतलब सजीव मान करके चलता था। अपनी वो जो धरती माँ है, जिसको आज हम धरती माँ कहते हैं, उस भाव के साथ उसको मानता था, उस तरह से उनके साथ वो व्यवहार करता था। तो हमारी कृषि संपन्न थी। बट धीरे धीरे जो औद्योगिकरण आया, जो मैकेनाइजेशन आया, जो हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी आई खेती में, तो हम अपने माँ से दूर होते चले गए। जो हमारी एक संस्कृति थी, हमारा जीवन जीने का एक तरीका था, हम नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्वस्थ थे। मिट्टी हमारी ठीक थी, भोजन हमारा अच्छा था, हमारी दिनचर्या बढ़िया होती थी, हमारे पास जानवर होते थे तो हम शुद्ध भोजन खाते थे, शुद्ध दूध पीते थे, शुद्ध घी खाते थे, खुद शुद्ध दही खाते थे, तो हम स्वस्थ थे। बट वर्तमान स्थिति में क्या हुआ? धीरे धीरे हम खेती की तरफ आ गए। पहले हम सब कुछ मिला जुला के किया करते थे। खेती बाड़ी जो शब्द मैंने कहा कि आप फसल भी बो रहे हैं, आपके पास जानवर भी है, दूध भी हो रहा है, घी भी हो रहा है, दही भी घर का है, सब्जी भी आप लगा लिया करते थे, खेत पे आप जाते थे, नंगे पांव जाया करते थे आप, कुएं से आप पानी निकाल रहे हैं तो मोटी मोटी रस्सियों से आप पानी खींच रहे हैं, तो एक्यूप्रेशर का काम होता था। पगडंडियों पे, मोटी मोटी मेढ़ों पे जब आप नंगे पांव चलते थे तो एक्यूप्रेशर का काम होता था। तो आप प्राकृतिक रूप से स्वस्थ थे, क्योंकि वो जीवन शैली इतनी शुद्ध थी, इतनी बढ़िया थी कि हमें कभी भी किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, न खुद के लिए न ही इस खेती के लिए। बट धीरे धीरे बदलाव होता गया और उस बदलाव के साथ हम भी आगे बढ़ते चले गए। और कृषि से कब हम खेती पे आ गए हमें पता नहीं चला। अब क्या होता है? किसान खेती करता है, किसान के जीवन से जानवर चला गया, गाय भैंस चली गई। किसान एक पर्टिकुलर क्रॉप की खेती करता है। अब पूछेंगे तो किसान कहता है हम धान के किसान हैं, हम धान की खेती करते हैं, हम गन्ना की खेती करते हैं, हम आलू की खेती करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर क्रॉप पे आकर के ठहर गया किसान। तो क्या हुआ कि जो एक संस्कृति थी, जो जीवन जीने का तरीका था, जो हमारा स्वास्थ्य था, वो समय के साथ साथ बिगड़ गया। क्योंकि मैंने कहा कि औद्योगिकरण आया, मैकेनाइजेशन आया, हम अपनी जीवन शैली को और सुधारने में लग गए कि केमिकल का युग आ गया और हमने खेती में केमिकल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दिया और गाय भैंस को हमने अपने जीवन से निकाल दिया। एक पर्टिकुलर क्रॉप को हम बोने लगे, तो खेती में तमाम तरह की समस्याएं आने लगी। अभी जैसे किसान हैं, आप लोग से ही अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आप उन समस्याओं से इतने जूझे हुए हैं कि आप तमाम समस्याएं बता देंगे कि उत्पादन लागत बढ़ गई है, फसल में बीमारी होती है, फसल में कीट लगते हैं, खरपतवार से फसल में मतलब नुकसान होता है। ठीक है, तो तमाम तरह की आप समस्याएं बता देंगे। बट उस समस्याओं का हम निदान करें तो करें कैसे? क्योंकि हम पूर्ण रूप से रासायनिक खेती पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। खेती जीवन जीने का तरीका है, आज नहीं तो कल इस पद्धति को हमें धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। और आप इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि हमारी सरकार, हमारी नीतियाँ अब आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, आपसे ये कह रही हैं कि आप धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें। क्यों? क्योंकि उसका दुष्परिणाम आपके शरीर पे भी देखने को मिल रहा है, इस पर्यावरण पे भी देखने को मिल रहा है। मतलब बात इतनी सी है कि हमने कोशिशें इतनी कर ली अपनी खेती को सुधारने के लिए, बट क्या वास्तव में हमारी खेती सुधरी? खेती हमने बहुत सारी कोशिशें कर ली। जैसे पुरानी पद्धति को अगर आप छोड़ दें
तो धीरे धीरे जब नई पद्धति की आगे तरफ बढ़े आप और ये उम्मीद की कि हमारी खेती सुधर जाए, हमारा उत्पादन बढ़ जाए, तो क्या सच में वो चीज़ हो पाई? आपने पूरे प्रयास कर लिए, आपसे कहा गया कि आप उन्नत किस्म की बीज लेकर के आएँ तो उत्पादन अच्छा होगा, वो भी आपने करके देख लिया। फिर आपसे कहा गया नहीं नहीं, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करो आप, तब उस उन्नत किस्म की बीज पे इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपने वो भी प्रयोग करके देख लिया, वो भी नहीं हुआ। कीट की समस्या, आज आप रसायन का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग अगर आज आप अपने खेत में कर रहे हैं तो अगले साल वो कीट फिर से दोहराएंगे, फिर से आएंगे आपके खेत में। खरपतवार की समस्या, जो समस्या हुआ नहीं करती थी, हमने उसको आज समस्या मान लिया। तो अगर आपसे अभी पूछा जाए तो आप तमाम समस्याओं की एक लिस्ट बता देंगे, बट उन समस्याओं को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए कि आपका उत्पादन ना गिरे। क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसको पैसे से जोड़ता है। मतलब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, मतलब हमारे पास पैसे आ जाएं, उसको हम अपने स्वास्थ्य से नहीं जोड़ते हैं। खेती पहले ज़माने में इस तरह से होती थी कि खेती का मतलब है कि हम प्रसन्न रहें, हम खुश रहें, ये धरती माँ निरंतर ऐसी ही बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे। खेती एक खुशहाली का विषय हुआ करता था। बट आज के समय में हम खेती को आर्थिक रूप से जोड़ते हैं कि ये फसल अगर हमने बोई है तो इसका इतना उत्पादन हो जाए और उस उत्पाद को हम बेच करके इतना मुनाफा या इतना पैसा हमें हो जाए। तो उस पैसे को हम डबल करने के चक्कर में लग जाते हैं, पैसे तो दोगुने करने के चक्कर में हम लग गए, बट उससे हमारे स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ा हमने इस चीज़ को नहीं देखा। तो हुआ क्या कि वर्तमान स्थिति में हम देखते, जैसे मैंने बताया कि आपको कीट लग रहे हैं फसल में, बीमारियां लग रही हैं फसल में, खरपतवार आपके लिए एक समस्या है। आप 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर का बीज लेकर के आते हैं, बट 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर का ही उत्पाद हो पाता है। तो हमें आज ये समझना है कि हमने इतनी सारी कोशिशें कर ली अपनी खेती को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए, तो वो खेती सुधर क्यों नहीं रही है? हम ऐसा क्या करें अपनी खेती में, हम ऐसा क्या बदलाव अब करें कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आसपास की जैव विविधता भी बनी रहे और जो उत्पादन हमें मिलना चाहिए वो भी मिले। तो उन सब का एक मूल है, वो है हमारी भूमि। क्योंकि आप खेती करते हैं, आप अलग अलग तरह के किसान होंगे, कोई आलू की खेती करता होगा, कोई धान की खेती करता होगा, कोई गेहूं की खेती करता होगा, बट खेती करेंगे आप खेत में, बीज बोएंगे आप खेत में, और खेत में ही समस्या है, इस भूमि में ही समस्या है, वही आपके फसल में परिलक्षित होती है। मतलब बीमारी देखिए 2 तरीके से होती है। एक फसल में बीमारी, माफ़ी चाहूँगी, 3 तरीके से एक फसल में बीमारी पहुँचती है। पहला, अगर वो पैथोजन, वो जीवाणु अगर भूमि में है, तो अगर कोई भी जीवाणु भूमि में है तो आप बीज बोएंगे और उस भूमि के माध्यम से वो फसल में ऊपर दिखेगी, तो भूमि बीमार है। दूसरा, वो बीमारी अगर बीज में है, आनुवांशिक रूप से अगर बीमारी बीज में है तो वो किसी भी तरीके से आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जब बीज जमेगा तो पूरे फसल के सिस्टम के अंदर जाएगा। तो किसी भी तरह का आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो उस पर असर नहीं करेगा। दूसरा होता है जलवायु, यानी आसपास का, मतलब भूमि के ऊपर का जो कुछ भी है, अगर उसमें नेगेटिव पैथोजन है, जीवाणु हैं, बीमारी फैलाने वाले जीवाणु हैं, तो फिर फसल में बीमारी होगी। तो ये 2 चीज़ हैं जिसको आप ठीक कर सकते हैं, फसल आपकी बच सकती है। पहला है भूमि, आपने भूमि को सुधार दिया, यानी भूमि में जो नेगेटिव पैथोजन हैं, जो हानिकारक जीवाणु हैं, उनको आपने किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो भूमि जनित रोग नहीं होगा। ठीक। दूसरा, हम कहते हैं कि बीज का उपचार कर ले, बट बीज का उपचार करने से भी वो रोग समाप्त नहीं होता है, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा, बट उसका पूर्णतः समाधान नहीं है। और तीसरा मैंने कहा कि जलवायु, जलवायु यानी फसल के ऊपर का जो कुछ भी है। अगर आपकी खेत की व्यवस्था अच्छी है, यानी खेतों पे मेड़ है और मेड़ पे नाना प्रकार के पेड़ हैं, तो जैसा कि साहब ने अभी बताया कि चिड़ियाँ आएंगी, वो वहाँ रहेंगी और वो प्राकृतिक रूप से वो जो जीवाणु हैं, इल्ली हुआ या कोई भी ऐसी बीमारी फैलाने वाले पैथोजन हैं, कीट हैं, उनको वो प्राकृतिक रूप से कंट्रोल कर लेंगी।
तो ये दो तरीके हैं जिससे आपकी फसल बच सकती है, क्योंकि बीमारी अगर भूमि में लग रही है तो वो फसल में दिखेगी, या तो बीमारी अगर जलवायु में है तो वो आपकी फसल में दिखेगी। तो सबसे पहले हमें ठीक करना है भूमि को, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बात कही कि बीज आप बोएंगे तो इस धरती माँ में बोएंगे आप। तो भूमि को ठीक करने से पहले थोड़ा सा ये जान ले कि भूमि है क्या, भूमि के गुण क्या हैं और किस प्रकार से वो खराब हुई और उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास हमें करने हैं। तो जो भूमि होती है उसके मुख्यतः 3 गुण होते हैं। पहला होता है उसका जैवीय गुण, दूसरा है उसका भौतिक गुण, तीसरा है रासायनिक गुण। मिट्टी के जैवीय गुण से आप क्या समझते हैं? इस शब्द को तोड़ दें आप, विच्छेद करें इसका संधि विच्छेद। जैव, जैवीय मतलब जीवन। मिट्टी में जो कुछ भी जीवन है, चाहे वो हमें आंखों से दिखते हो, चाहे वो आंखों से हमें ना दिखते हो, तो इस भूमि में जो कुछ भी जीवन है उनकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, वो वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। क्योंकि ये जीवाणु, ये जीव, जैसे केंचुआ हुआ, गुबरैला हुआ, दीमक हुआ, इनका कुछ काम है मिट्टी में। ये क्या करते हैं कि जो कुछ भी फसल अवशेष, कार्बनिक पदार्थ आप खेत में मिलाते हैं, उसको ये अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं और आने वाली फसल के प्रयोग में, मतलब इस तरह से तब्दील करते हैं कि वो आने वाली फसल के प्रयोग में वो आए। तो मिट्टी का जैवीय गुण अच्छा होना चाहिए, तभी मिट्टी का भौतिक गुण और तभी मिट्टी का रासायनिक गुण भी अच्छा होगा। बट अभी आपने देखा कि जिस तरह से रासायनिक युग का दौर चला है, हम जिस प्रकार से हम रासायनिक उर्वरक या फिर रसायन का प्रयोग अपने मिट्टी में करते हैं, केंचुए हमें दिखना बंद हो गए। जो केंचुए हमारे खेत में इतने ज़्यादा हुआ करते थे, इतनी ज़्यादा संख्या में हुआ करते थे कि एक खुरपी मारा तो गुच्छे की गुच्छे केंचुए निकलते थे। बारिश के समय पे तो रेंगते हुए आपको दिख जाते थे, पूरे खेत में दिख जाते थे। बट अब क्या हुआ कि वो दिख नहीं रहे हैं। मतलब रसायनों का इतना भयंकर उन पे असर पड़ा कि वो दिखना बंद हो गए। तो इस बात को समझिए कि जो आंखों से दिखते थे जीव, वो दिखना बंद हो गए। तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका क्या हुआ होगा? उनकी संख्या तो खत्म हो गई, कम हो गई। यानी मिट्टी में जो जैवीय गुण था वो खराब हो गया। मिट्टी का जैवीय गुण खराब हो गया तो मिट्टी का भौतिक गुण भी खराब हो गया। क्योंकि आप सभी को पता है, हम कहते हैं कि केंचुआ किसान का दोस्त होता है। एक वो प्राकृतिक हलवाहा होता है, मिट्टी को अलटता पलटता है, उसके बीट में न्यूट्रिशन होता है जो मिट्टी में उर्वरा क्षमता मिट्टी की बढ़ाती है। तो जैवीय गुण खत्म हुआ तो उसका भौतिक गुण भी खत्म हो गया। और रासायनिक गुण किस प्रकार से खराब हुआ कि अगर हम बाहर से सिंथेटिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में प्रयोग करेंगे, मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको खाना चाहिए हरी सब्जी, फल, बट आप मल्टीविटामिन पे निर्भर हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट आपको अपने शरीर में देखने को मिलेगा ना। इसको आप इस बात से समझिए कि अब जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं मंडी में, और वो सब्जी जब आप खरीद करके लेके आते हैं और उसको सब्जी बनाते हैं आप, तो उस सब्जी में आपको वो स्वाद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं, उनमें एक तरह का असंतुलन क्रिएट हो जाता है। और फिर आप रसायन भी प्रयोग करें अपने खेती में, तो उसका कुछ अंश उस सब्जी में भी या उस बीज में भी जाता है। तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या हुआ कि मिट्टी का जैवीय गुण भी खराब हो गया, भौतिक गुण भी खराब हो गया और मिट्टी का रासायनिक गुण भी खराब हो गया। आप इसको इस बात से समझिए कि पूरे तरीके से हमारी मिट्टी आज खराब हो गई है। और इसका जीता जाता सबूत आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में देखने को मिलता है। मृदा हेल्थ कार्ड जो आपको मिलता होगा, अगर आपने मिट्टी की कभी जांच कराई होगी कोई किसान ने, तो आप उस कार्ड को ध्यान से देखें। उसमें एक शब्द लिखा होता है ऑर्गेनिक कार्बन, हिंदी में लिखा होता है जीवांश कार्बन। सुना है आपने इस शब्द को? जीवांश कार्बन। जिन्होंने मिट्टी की जांच कराई होगी उनको ये बात पता होगी कि अभी वर्तमान स्थिति में जो जीवांश कार्बन की मात्रा ऑन एन एवरेज, औसतन जो मिट्टी में रह गई है वो 0.3 रह गई है, 0.3%।
ये होनी चाहिए 1% या उससे ज़्यादा, बट ये 0.3 रह गई है। अब ये जो संख्या है ये क्या बात दर्शाती है, ये क्या चीज़ इंगित करती है? ये बताती है कि हमारी मिट्टी कमज़ोर हो गई है, हमारी धरती माँ कमज़ोर हो गई है। जैसे मैंने कृषि की आपको बात की कि कृषि एक संस्कृति है। कृषि पूर्णतः विशुद्ध रूप से दर्शन और आध्यात्म का विषय है। दर्शन मतलब जो आप आंखों से देखते हो, और आध्यात्म मतलब किस तरह से आप प्राकृतिक संसाधनों के प्रति आपका भाव किस प्रकार से है। जैसे दर्शन, आपने देखा कि हमारी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है। ये चीज़ बताती है कि मिट्टी हमारी कमज़ोर हो गई है, मिट्टी की उर्वरा क्षमता कमज़ोर हो गई है, मिट्टी अब भुरभुरी नहीं रही। ये चीख चीख के ये धरती माँ आपसे कह रही है कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं धान, गेहूँ या फिर गन्ना बो पाऊँ। ये चीज़, ये बात इंगित कर रही है, बता रही है कि मेरे अंदर पानी पर्याप्त नहीं है। आप वैसी फसल का चुनाव ना करें जिसमें पानी ज़्यादा लगता हो, ये आपसे कह रही है। बट फिर भी जैसे मैंने कहा ना कि कृषि दर्शन और अध्यात्म का विषय है। हमने आंखों से देखा ही नहीं, हमने अपने खेत को देखा ही नहीं। हमने सिर्फ देखा कि 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की हमें बीज लानी है, हमें रसायन लेकर के आना है, हमें उर्वरक लेकर के आना है और हमें अपने खेत में प्रयोग कर देना है। बट उस भूमि को हमने देखा नहीं, उसको हमने समझा नहीं, उस भूमि के ऊपर की जो आसपास की व्यवस्था थी उसको हमने देखा नहीं। मेड़ हमने बनाई नहीं, मोटी मोटी मेड़ हमने बनाई नहीं, मेड़ों पे पेड़ हमने लगाए नहीं, पानी का हमने संरक्षण किया नहीं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम धान और गेहूँ बो लें। हमें पता है कि हमारे खेत में जो ग्राउंड वाटर है, जो जल स्तर है वो कम है, 200 फुट चला गया है, 150 फुट से नीचे पानी चला गया है। बट फिर भी हमारी एक आदत बन गई है कि हमें धान और गेहूँ ही बोना है। मिट्टी में उर्वरा क्षमता है ही नहीं उसकी। मिट्टी कह रही है चीख चीख के कर कि मैं इस धान को उगाने में असमर्थ हूँ। मैं उगा तो दूंगी, बस उसमें ये पौष्टिकता डेवलप नहीं हो पाएगी, पानी मैं उसको उतना नहीं दे पाऊंगी, तो आपको बाहर से पानी लगाना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ प्राकृतिक रूप से आपके खेती में हो सकती थी, आपने अप्राकृतिक तरीके से उस पर एक फोर्स लगाया, ज़बरदस्ती की, कहा कि हे माँ मुझे तो धान ही चाहिए, मैं आप पे धान का बीज ही लगाऊंगा, भले ही आप में सामर्थ्य हो चाहे ना हो, आप मुझे इतना उत्पादन करके दो। मैं 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का बीज लेकर के आया हूँ, मैं ऊपर से उर्वरक देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसमें रसायन देने के लिए तैयार हूँ, कीटनाशक देने के लिए तैयार हूँ, खरपतवार होता है तो खरपतवार नाशी देने के लिए भी तैयार हूँ, 5 पानी लगाने के लिए भी तैयार हूँ, बट आप मुझे उतना उत्पादन दो। बट माँ की उतनी सामर्थ्य नहीं है। तो होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा तो देते हैं, आपका उत्पादन लागत बढ़ तो जाता है, बट उस हिसाब से आपको उत्पादन मतलब वो मुनाफा नहीं हो पाता है। तो ये बात इस चीज़ को इंगित करती है कि हमें अपने समझ से खेती करनी है। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूँ। हमारी संस्कृति ये हुआ करती थी कि हम उस भाव के साथ खेती करते थे कि माँ मेरा ये तन मन और ये जीवन आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, और मैं इससे कुछ और बढ़ करके करना चाहूँ तो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। हमारा भाव खेती में इस प्रकार का हुआ करता था। हमारे जो पूर्वज थे उनकी एक दूरदर्शी सोच हुआ करती थी। वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, बट उनकी सोच ये ज़रूर अच्छी थी कि हम खेतों के मेड़ मोटी मोटी बनाएंगे, ताकि जब पानी बरसे, विष्णु भगवान जब धरती पे आए तो वो धरती पे रुकें, वो मेड़ बनी रहेगी तो आपके खेत में वो पानी बना रहे, जल स्तर नीचे ना जाए। उन मेड़ों पे पेड़ लगाते थे वो, नाना प्रकार के, सिर्फ एक प्रकार के पेड़ नहीं, पीपल का, बरगद का, जामुन का, पाकड़ का, कई तरह के वो पेड़ लगाया करते थे। उनको ये पता था कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब उनकी ये सोच थी, उनका ये भाव था कि प्राकृतिक संसाधन बचे रहें, संरक्षित रहें और हम उनका संवर्धन करते रहें, ना कि हम उनको पूरे तरीके से उनका यूज़ करते रहें और उनको रिचार्ज ना करें। अभी आपने फ़ोन यूज़ किया, दिन भर मान लीजिए आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं और आपने उसको चार्ज नहीं किया, तो दोबारा वो फ़ोन आप यूज़ कर पाएंगे? फ़ोन तो आपकी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। सेम इसी प्रकार से हमारी ये जो भूमि है, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, माँ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा एक नाता है। आज जैसे किसान दिवस है, किसान को हम अन्नदाता कहते हैं।
अन्नदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा देश उन्हीं पे चल रहा है और वो डायरेक्टली खेती से जुड़े हुए हैं, वो इस मिट्टी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो हम किस प्रकार से अपनी खेती को सुधारें, बेहतर करें, हमें ये सोचना है। हमें ये देखना है कि मिट्टी में उर्वरा क्षमता कैसे बढ़े, मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़े कि वो पानी रोके। क्योंकि हम सबने सुना है कि अगर कोयले को हम रखें तो कोयले अपने भार से 3 गुना ज़्यादा भार पानी वो रोक लेता है। तो मिट्टी को हम किस प्रकार से संपन्न बनाएं, स्वस्थ बनाएं कि हमारी खेती निरंतर चलती रहे। क्योंकि मिट्टी ही है, 2 चीज़ आपको ठीक करनी है, एक तो मिट्टी ठीक करनी है और मिट्टी के ऊपर का जलवायु। क्योंकि बीज आप बो रहे हैं इस भूमि में, वो भूमि ठीक रहेगी तो चाहे आप किसी भी प्रकार का बीज बोएं, चाहे आप धान बोएं, गन्ना बोएं, गेहूं बोएं, मटर लगाएं, चना लगाएं, आलू लगाएं, जो कुछ भी लगाएं आप इस भूमि में, अगर भूमि ठीक है, भूमि स्वस्थ है, भूमि में जीवाणु अच्छे खासे हैं, तो किसी भी प्रकार का बीज लगाते हैं उत्पादन अच्छा होगा। और दूसरा, मिट्टी के ऊपर का जलवायु यानी जैव विविधता, नाना प्रकार के पेड़ हों, पौधे हों। अगर पेड़ पौधे होंगे, बड़े बड़े वृक्षदार पेड़ हों, छायादार पेड़ हों, अपने सुविधा अनुसार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप छायादार पेड़ ही लगाएं, कुछ छायादार पेड़ भी लगाएं ताकि आप अपने खेत में जा कर के खेत की निगरानी कर सकें। कुछ लकड़ी वाले पेड़ लगाएं आप, जिसको आप आने वाले समय में काट करके कुछ आमदनी ले पाएँ आप। कुछ फल वाले वृक्ष लगाएं आप, और कुछ ऐसे पेड़ लगाएं आप जिनका फल आप नहीं खाते हैं बट चिड़िया खाती हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी खेत की व्यवस्था को ठीक कर दिया, मिट्टी आपने ठीक कर दी, खेत की मेड़ों पे आपने पेड़ लगा दिए, अब पेड़ लगा दिए तो चिड़िया आएंगी, तो चिड़िया आएंगी तो उनको भोजन और पानी की भी तो व्यवस्था आप करेंगे ना, वो आपके खेत में बने रहें और वो प्राकृतिक रूप से आपके खेत को बनाए रखें। कैसे बनाए रखेंगे? फसल में अगर किसी भी प्रकार का कीट लगेगा तो वो प्राकृतिक रूप से उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो उनके लिए भोजन और पानी की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो 2 चीज़ किसान को करना है, एक तो भूमि को ठीक करना है और दूसरा भूमि के ऊपर जो जलवायु यानी जैव विविधता, पेड़ पौधे, जलाशय, वो किसान को बनाने हैं ताकि प्राकृतिक रूप से आपकी फसल बनी रहे और प्राकृतिक रूप से कीटों पे कंट्रोल होता रहे। क्योंकि देखिए हम सब एक चीज, मतलब एक होता है ना सह अस्तित्व का विज्ञान, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर एक चीज़ मतलब इस धरती पे हो, चाहे वो धरती के नीचे हो या चाहे धरती के ऊपर हो, दोनों प्रकार के इंसान हैं। जैसे धरती में बीमारी हो रही है, अगर कोई कीट लग रहा है तो जो नेगेटिव, जो हानिकारक जीवाणु है वो बीमारी फैला रहे हैं। तो हानिकारक जीवाणुओं को ठीक करने के लिए पॉजिटिव लाभदायक जीवाणु भी होने चाहिए जो उन पे एक संतुलन बना करके रखें। ठीक उसी प्रकार से अगर मिट्टी के ऊपर का जो जलवायु है, अगर हानिकारक जीवाणु हैं तो चिड़िया भी होने चाहिए, पक्षी भी होने चाहिए ताकि उन पे वो प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करते रहें। तो हमें अपनी मिट्टी को ठीक करना है। जैसे कि मैंने बताया कि इतना प्रतिशत रह गया है और होना चाहिए कितना, 1% से ज़्यादा। 1% से ज़्यादा होगा तो होगा क्या? अगर जीवांश कार्बन की मात्रा मिट्टी में 1% से ज़्यादा है तो मिट्टी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या अच्छी चीज़ें होती हैं खेत में। जैसे आपने देखा होगा जंगल की माया, जंगल में आपने देखा होगा या आसपास का आपको कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे आम इंसान की आवागमन कम है। वहाँ की मिट्टी आप देखें, मिट्टी में एक रंग होता है, मिट्टी भुरभुरी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भी जीवांश, जो कुछ भी कार्बनिक पदार्थ गिर रहा है, चाहे वो पत्तियाँ हो, चाहे वो टहनियाँ हो, चाहे वो फल हो, वहीं पे गिर रही हैं, वहीं पे वो सड़ रही हैं। मतलब प्रकृति वहाँ पे पूर्ण रूप से संपन्न है, तो वहाँ की मिट्टी भी संपन्न है। तो वहाँ में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% से ज़्यादा होती है। मतलब उस मिट्टी में आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई जंगल में जाता है पानी लगाने? प्राकृतिक रूप से बारिश होती है, वहाँ पे मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ है, जीवांश है, उस पानी को रोक करके रखता है। मिट्टी में नमी है, मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी का एक रंग है। उस जंगल में किसी भी तरह का कीट नहीं लगता, किसी भी तरह की बीमारी नहीं लगती। वो बीज भी हमने नहीं बोया है, वो बीज बोया किसने है? चिड़िया ने। जैसे हम अपने खेत में बीज लगाते हैं तो फसल होती है, बट जंगल में क्या हम बीज लगाने जाते हैं? किसी भी पेड़ का हमने बीज लगाया है? हमारे खेत की फसल गिर जाती है, पानी आए, आंधी आए, तूफान आए, वो हमारी फसल गिर गई। बट वही जंगल है,
वहाँ पे किसी भी तरह की जुताई नहीं हुई, किसी भी तरह का पलेवा नहीं लगा, बस बीज चिड़िया ने जाकर के गिरा दिया और वो बीज जम गया और इतना बड़ा पेड़ बन गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ की प्रकृति संपन्न थी, चाहे वो मिट्टी कह लो, चाहे मिट्टी के ऊपर की जलवायु, जैव विविधता, वो संपन्न थी। तो वो बीज वहाँ पे बिना किसी सहायता की वो जम गया और आज तक निरंतर बना हुआ है। तो हमें अपनी खेत की मिट्टी को इतना सुधार देना है और संवार देना है कि हमारा बीज भी, हमें हमारे बीज को जो जमे वो तो बाहर से किसी भी तरह के इनपुट देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि समस्या आज के किसानों की यही है कि उत्पादन लागत बढ़ गई है। 100 रुपये लगाओ खेत में, 100 रुपये लगाओ आप तो 80 रुपये, 100 रुपये लगाओ आप तो 120 रुपये जाकर के मिलते हैं, 20 रुपये का ही फ़ायदा हो पाता है। हमें कोशिश इस प्रकार से करनी है कि कैसे हम इस 100 रुपये को कम कर लें। क्योंकि आज वर्तमान स्थिति में आपको उन्नत किस्म की बीज भी देनी है, जुताई करवाने के लिए ट्रैक्टर भी लगेंगे तो उसका भी खर्चा है। जुताई आपने कर ली तो बुवाई के बाद आपको उर्वरक देने की भी ज़रूरत है तो उसका भी पैसा, फिर सिंचाई होगी, फिर कटाई होगी, फिर आप उसको लेकर के जाएंगे मार्केट में बेचने। तो ये जो 100 रुपये लग रहे हैं किसान के, ये बहुत ज़्यादा है। हमें कोशिश करना है कि किस प्रकार से ये 100 रुपये हमारे कम हो जाएं। देखिए, चर्चा में आता है कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है ना। बात हुई कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है। किसानों की आय दोगुनी होएगी कैसे? उत्पादन को दोगुना करके हम आय को दोगुनी नहीं कर सकते। जिस दिन हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को दोगुना करना शुरू कर दिए, मतलब हमारे खेत में पानी जो 150 फुट नीचे है वो 40-50 फुट तक आ जाए, खेत की मेड़ बन जाए, तो कई प्रकार के पेड़ लग जाएं। प्राकृतिक संसाधन है क्या हमारे पास? सोचिए, भूमि है, पानी है और क्या क्या है, या आसपास की प्रकृति है। इसको जिस दिन हमने दोगुना कर लिया, हमारी आय भी दोगुनी हो जाएगी। और दूसरा, किसान है तो किसान के पास जानवर भी होना चाहिए। एक किसान कहलाने लायक अधूरा है जब तक उसके पास कोई जानवर नहीं है। तो जैसे हमने कहा कि खेती और बाड़ी, मतलब आप खेती भी करो, खेती के साथ बाड़ी, बागवानी भी करो, दूध भी बेचो आप, घी भी रहे आपके पास, और मट्ठा भी बनाओ आप, मतलब खेती भी करो, साथ साथ ये सारी चीज़ें भी चलती रहें, तभी किसान संपन्न हो पाएगा। जैसे हमने कहा कि हमें अब पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि हमने अपनी खेती में सारे उपक्रम अपना करके देख लिए। जो कुछ भी हमें बताया गया, समझाया गया, जो हमारी समझ से थी, वो सब कुछ हमने करके देख लिया। बट अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें पीछे जाना है। पीछे मतलब जो हमारी सनातन कृषि थी, जो हमारी संस्कृति थी, अब हमें उस तरफ लौटना है। क्योंकि बिगाड़ इस हद तक आ गया है कि अगर अब हम नहीं संभले, अब अगर हम जाकर के नहीं संभले तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। अब सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे क्षीण हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। फिर हम खेती करेंगे कैसे? क्योंकि खेती बिना पानी के, खेती बिना उर्वरक मिट्टी के, खेती बिना प्रकृति के की ही नहीं जा सकती। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी बातें आपसे कहेंगी आपको समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।